आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरी वॉइस सबको आ रही है भाई? यस सर। वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। थैंक यू जनाब। लास्ट क्लास में हमारा क्या टॉपिक था? कौन बताएगा? सीआर साहब, एनी आइडिया अबाउट इट? सर नेस्टेड वाला था ना, एक और स्विच स्टेटमेंट्स वाला। नेस्टेड इफ और स्विच स्टेटमेंट्स वाला। स्विच स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? स्विच स्टेटमेंट क्या कहते हैं? एनी आइडिया अबाउट इट? रिमाइंडर दे दें, ज़रा रिकैप दे दें। सीआर साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। मजा आया था, बताया था आपने। क्या होती हैं स्विच स्टेटमेंट्स? क्या होते हैं डिसीजन स्ट्रक्चर्स? क्या फ़र्क है इफ़ और एल्स में और स्विच स्टेटमेंट में? क्या लिमिटेशन है जो स्विच के अंदर होती है इफ एल्स के अंदर नहीं होती? क्या पैटर्न है स्विच स्टेटमेंट्स का और इफ एल्स का? ब्रेक की स्टेटमेंट क्या होती है? गो टू की स्टेटमेंट क्या होती है? जी सैयदा उन्जला जहरा, बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सॉरी सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है, मुझे ना आपका क्वेश्चन मैंने सुना नहीं। मैं कह रहा हूँ कि पिछली क्लास का थोड़ा सा रिकैप करवा दीजिए कि क्या क्या पढ़ा था। नहीं पता? सर स्विच का शायद ये है कि मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए स्विच स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। मल्टीपल ऑपरेशंस या ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स। अच्छा जी उन्जला, नहीं पता? मैं फिर नेक्स्ट को कॉल कर लूँ? सर स्विच केस पढ़ाया था आपने? हाँ। क्या लिमिटेशन होती हैं स्विच केस में जो इफ एल्स के अंदर नहीं होती? क्या रूल्स होते हैं स्विच केसेस के?
आमना ने हमें ज्वाइन किया है? जी, आमना प्रेजेंट है मेरी क्लास में? वजीहा खान, वजीहा खान। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब बताइए, या जी दोबारा सर, पूछूं पूछें। कुछ जो मैंने सर उनजिला से स्विच पूछा बताऊं? था? जी जी, उनजिला से जो पूछा था वही सवाल आपसे। सर स्विच स्टेटमेंट्स में हम एक्सप्रेशंस एग्जीक्यूट करते हैं, वैल्यू ठीक है, ठीक है। एक्सप्रेशन की वैल्यू एग्जीक्यूट करते हैं। बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या रूल्स होते हैं स्विच स्टेटमेंट के? यानी बेसिकली अगर हम यहाँ पर स्विच का जो है वो एक ब्लॉक बनाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को डिफाइन कीजिए कि ये जो स्विच ऑन लिखा हुआ है, सही है, इसका रूल क्या यस होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, और इसके अंदर इस कीवर्ड का क्या मतलब होता है। अब इस कीवर्ड के बाद कौन सी वैल्यू आ सकती है, क्या रूल्स क्या है, इस पूरे स्ट्रक्चर को समझाइए। सर स्विच के अंदर हम इंटीजर 4 या बाइट जो है वो दे सकते हैं वेरी एक्सप्रेशन। गुड, बिल्कुल सही है। और वो कौन सी वैल्यू और है जो नहीं दे सकते, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता? डबल। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ये नहीं कर सकता। केसेस का क्या मतलब होता है, केस तो क्या सब होते मुझसे हैं? पूछेंगे आप? अच्छा खासा फ्लो बना हुआ है ना, आप माशाल्लाह धड़ाधड़ जवाब दे रही हैं, तो इसलिए जरा मजा आ रहा है आपसे वाइवा करते हुए। बेसिकली रिकैप करते हुए, नॉट वाइवा, रिकैप करते हुए। वाइवा तो सर होगा। मुझे ये थोड़ा कच्चा पक्का है, क्योंकि लास्ट टाइम इसकी वो चलो नहीं की ना, हमने ये एक्सरसाइज मुझे नहीं की। बताओ क्या लिमिटेशन होती हैं स्विच केसेस में? जो काम हम इफ से कर सकते हैं वो स्विच केसेस से नहीं हो पा रहा होता, किस टाइप के काम होता है? सर नहीं याद आया। मुझे तो आमना का इंतजार है इस टाइम, जल्दी से आमना ज्वाइन करें, मैं उनसे सवाल पूछूं। आई नहीं है जनाब। सीआर साहब जरा इनको कांटेक्ट करें, इनको बुलाएं फटाफट। जी सर, आ रही है। जल्दी बुला लें इनको। अच्छा जनाब, रहमतुल्लाह ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने हमें। ताबिश ज्वाइन किया हुआ है इन्होंने हमें। जी ज्वाइन किया जी हुआ है सर। ताबिश ने। जनाब कैसे हैं आप, ठीक ठाक? जी कुछ याद है लास्ट क्लास में क्या हुआ था, किन चीज़ों पर बातें हुई थी? स्विच केस और नेस्टेड इफ एल्स। वेरी गुड। भाई देखो, मैं कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ जो हमने उन्हें पिछली क्लास में किया था। बेसिकली स्विच केसेस के बारे में पढ़ा था और इसकी कुछ एग्जांपल्स भी की थी, और जनाब इसके बारे में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े थे। अब जहन में आ रहा होगा जी पता नहीं क्या अनशन पूछे जा रहे हैं, भाई वही पूछ रहा हूँ जो उसके रूल बताए थे आप लोगों को, और कुछ नहीं पूछ रहा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आज बहुत सारी एग्जांपल्स आप लोगों को करवानी है इंटरेस्टिंग सी। देखो अगर जो चीज़ नहीं पता ना, क्लियरली बता दो कि सर अभी नहीं पता, नो सर इशू। नहीं पता। बट ठीक है, खत्म हो गई बात। इसमें कोई मुजाहिके की बात नहीं है, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, जहन में नहीं आ रही होती चीज़ें कि जिसमें कंटिन्यूसली कोई ना कोई एग्जीक्यूशन हो रही हो। जैसे कि केसेस में कंपाइलर हर केस को इंडिविजुअल रीड करता है, और जो केस मैच हो जाता है फिर वो, जाहिर सी बात है, हमारा कोड रन हो गया, हमें कंडीशन सेटिस्फाई मिल गई, केस हमारा पॉजिटिव हो गया,
तो अब डिफॉल्ट को रीड करने का क्या मकसद है, ठीक है। तो फिर जनाब हम यहाँ पर ब्रेक लगा देते हैं, वो पूरे ब्लॉक से स्विच कर जाता है और आखिरी वाली स्टेटमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो जनाब ये हम लोगों ने बातें की थी स्विच केसेस के हवाले से। इफ एल्स के बारे में सुन लो। इफ एल्स बेसिकली क्या होता है और क्या लिमिटेशन होती है जो स्विच केसेस में काम हम लोग नहीं करवा रहे होते, जो इफ एल्स करवा देता है जनाब रेंजेस का। कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक से ज़्यादा कंडीशंस यहाँ पर देनी है, यानी अगर मुझे अपनी वैल्यू विद इन द रेंज डिफाइन करनी है, तो मैं स्विच से करवा तो सकता हूँ, हरगिज मकसद नहीं है ना करवाना, लेकिन उसके नंबर ऑफ केसेस इतने ज़्यादा बन जाएंगे क्योंकि हर वैल्यू का केस बनेगा फिर। अब वो वैल्यू अगर उस रेंज की किसी एक वैल्यू से मीट करती है तो जनाब वो वाला केस चल जाएगा। बट ऐसा हरगिज नहीं है कि भाई हम स्विच केसेस से वो काम करवा ही नहीं सकते, करवा सकते हैं, बट लाइन नंबर ऑफ केसेस इतने ज़्यादा हो जाएंगे, हमारा कोड इतना ज़्यादा लाइन ऑफ कोड हो जाएगा, तो वो हमारी मेमोरी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, हमारी एप्लीकेशन बहुत हैवी हो जाएगी, राइट। देखो जनाब इफ एल्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि आइदर पर्टिकुलर कंडीशन इज सेटिस्फाइड वरना उसके अलावा एक डिफॉल्ट कंडीशन, ये दो ब्लॉक होते हैं इफ एल्स के अंदर, कीप इन माइंड। एक ब्लॉक होता है जनाब इफ का, सही है, और एक ब्लॉक होता है जनाब एल्स का। ये पूरे इन दो ब्लॉक्स पे काम होता है, इन दो ब्लॉक्स को मिलाकर हम कहते हैं कि भाई ये कंडीशनल स्टेटमेंट, कि इसमें हमारे पास पर्टिकुलर हमारी डिजायर कंडीशन आती है और इस डिजायर कंडीशन के अलावा जो भी कंडीशन होगी वो हमारी एक एल्स ब्लॉक में आती है, सही है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि अगर इफ ब्लॉक यूज हो रहा हो तो ये आप पे वाजिब हो जाए कि एल्स भी बनाओ, ये कहीं जरूरी नहीं है, क्योंकि आज के एक्सरसाइज में ऐसा होगा, हम इफ भी यूज करेंगे बट हमें एल्स की जरूरत नहीं होगी, वो भी देखेंगे। अब इफ में जनाब हमारे पास आती है कंडीशन कि फॉर सपोज हमने एक एग्जांपल की थी कि भाई अगर कोई भी यूजर से इनपुट अगर लिया जा रहा है नंबर, मैंने यहाँ पर इंटीजर नंबर एक इनपुट कर दिया, फॉर सपोज यूजर ने इनपुट कर दिया 76 नंबर। अब इस पर मुझे जो है वो एक कंडीशन लगानी है कि भाई अगर नंबर विद इन द रेंज है, कि अगर नंबर जो है वो लेस देन इक्वल टू 100 है, सही है, ये एक कंडीशन हो गई। अब एक ही ब्लॉक में रहते हुए अगर एक से ज्यादा कंडीशन को जोड़नी होती है, आपस में कॉन्कैटिनेट करवाना होता है, तो हम दो लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहे होते हैं। कौन से? या तो एंड या तो और। ये डिनोट करता है और ऑपरेटर को, और हमारे पास यहाँ पर ये डिनोट करता है एंड ऑपरेटर को। अब हमारे पास जनाब अगर हम ग्रेडिंग की हमने मिसाल ली थी, हमने जब ग्रेडिंग की मिसाल, अच्छा स्टूडेंट्स मेरी वॉइस सबको स्लो आ रही है क्या स्टूडेंट्स? क्लियर सर? क्लियर है? फिर मेरे ख्याल से नहीं सर। उर्मिला आपका नेट स्लो होगा, आप अपने नेट को देख लें। अच्छा जनाब यहाँ पर अब हमारे पास देखो, अब ये कंडीशन क्या एनफ है किसी भी ग्रेड को जनरेट करने के लिए? मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, ये वाली कंडीशन क्या एनफ है इस ग्रेड को जनरेट करने के लिए? भाई अगर इस रेंज पे अगर कोई वैल्यू आती है तो मेरे पास भाई ए। अब जनाब इस वाली कंडीशन में तो भाई स्टैंड अगर मैं नंबर दूंगा तब भी वो ए प्लस ग्रेड मुझे जनरेट कर रहा होगा, जबकि इट इज नॉट पॉसिबल इन आवर सिनेरियो। तो अब यहाँ पे हमें एक क्राइटेरिया सेट करना होता है। अब एक कंडीशन तो ये है कि भाई 100 से ज्यादा नहीं जा सकती, 100 के इक्वल हो सकती है, और 100 से लेस। अब कितना लेस, तो इसके लिए हमें दूसरी कंडीशन जोड़नी पड़ती है। अब यहाँ पे एंड क्यों लगाया, सवाल ये उठता है कि तो जनाब मैं ये चाह रहा था कि भाई 100 हो, 100 से कम हो, या 80 हो, या 80 से ज्यादा हो। तो अब ये दोनों कंडीशन पे मैच करती हुई जब भी इस टाइप की कंडीशन आ जाएगी कि भाई दो कंडीशन होंगे और दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हमें करनी होंगी एट अ रन टाइम, तो जनाब हम एंड का ऑपरेटर यूज करेंगे। तो यहां पर दूसरी कंडीशन में क्या दे दूंगा कि भाई नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। अब मुझे बता सकते हो कि अगर मैं यूजर से इनपुट यहाँ पर वैल्यू
10 ले लूंगा तो क्या मुझे ए प्लस ग्रेड जनरेट करेगा? अब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे मैंने चेक लगा दिया कि भाई मेरी वैल्यू 100 हो सकती है, 100 से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन 100 से कम हो सकती है। अब कितनी कम हो सकती है उसके लिए मैंने ऑपरेटर लगाया एंड, और उसके साथ दूसरी कंडीशन जोड़ दी कि कम से कम मेरी वैल्यू जो है वो ए प्लस ग्रेड के लिए 80 होनी चाहिए, और 80 से बड़ी और 100 से छोटी या 100 तक, इनके दरमियान। अब ये वाली जो है वो मेरे पास रेंज बनी। अब ये रेंज के लिए मैंने सिर्फ 3 लाइन ऑफ कोड लिखे हैं, 3 से 4 लाइन ऑफ कोड लिखे हैं, तो ये मेरा पूरा ब्लॉक जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। बट ये वाला काम अगर मैं स्विच से करूंगा तो जनाब 20 और 80 के दरमियान जितने नंबर आ रहे हैं उतने नंबर ऑफ केसेस मुझे बनाने पड़ेंगे, कि जो कि कोड मेरा इसके भी तकरीबन 10 to 20 टाइम्स लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएंगे। तो ये फर्क है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट में और इफ एल्स में। काम तो दोनों में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने एक रेंज बना दी और उस पर डिसीजन ले लिया, तो ये क्या कर रहा है कि भाई ये एक डिसीजन ले रहा है। अब स्विच केसेस में रेंज भी अगर आप लोग बनाते हो, इट्स ओके, उसको आपको एक वैल्यू बतानी पड़ेगी कि भाई ये वाली वैल्यू है, उसके नंबर ऑफ केसेस बताओगे कि भाई अब उस रेंज के दरमियान जो भी यूजर से इनपुट लोगे उतने नंबर ऑफ केसेस बनाने पड़ेंगे। ऐसे तो अगर हम 40 से लेकर या 45 से लेकर 100 तक के जितने भी नंबर ऑफ केसेस आ जाएंगे पूरे मार्कशीट के एप्लीकेशन में, उतने नंबर ऑफ केसेस बन जाएंगे सिर्फ, और ये सिर्फ नंबर ऑफ केसेस बन जाएंगे, बाकी कंडीशन तो अलग कहानी है। तो इट्स अ ह्यूज कोड। अब जो कि हम लोग इसको लिमिटेशन में काउंट करते हैं कि जनाब, इसलिए हम स्विच की स्टेटमेंट को अवॉइड करते हैं एज कंपेयर टू इफ, राइट। तो ये तो जनाब हमारे पास रिकैप था। अब अगर यहाँ पर याद हो तो मैंने एक कोशिश की थी लास्ट क्लास में कि भाई इफ के ब्लॉक में मैंने ब्रेक करने की कोशिश की थी, जो कि नहीं हो रहा था, आपके सामने एरर आ रहा था। अब ये ब्रेक के बारे में मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि ब्रेक जो है हमेशा उस टाइप के ब्लॉक में इंप्लीमेंट किया जाता है कि जिसमें एक से ज़्यादा आइट्रेशन चल रही होती हैं, एक से ज़्यादा स्टेप्स हो रहे होते हैं। ठीक है, कि इफ एल्सो इटसेल्फ एक अपना ब्लॉक है, एक अपना स्टेप है कि भाई अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये स्टेप चल जाएगा। अब इसमें कोई आइट्रेशन तो यूज नहीं हो रही ना, लेकिन हाँ अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल आप लोगों को दूं कि हमने लास्ट क्लास में फॉर का लूप पढ़ा था। फॉर का लूप क्या था कि भाई फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि भाई नंबर जो है वो मेरे पास 10 से लेकर लेस देन 11 तक के प्रिंट हो जाए, तो सबने इसका रिस्पॉन्स यही करना है कि सर अब जो यहाँ पर इसका रिजल्ट आएगा जनाब वो ये आएगा कि नंबर 1 से प्रिंट होना शुरू होगा और 10 तक प्रिंट हो जाएंगे। सब यही कहोगे? कोई ऐसा है जो इससे आर्गुमेंट करे जनाब? कोई एतराज है किसी को? तो जनाब मैं यहाँ पे ब्रेक के बारे में बात कर रहा था कि भाई ब्रेक का स्टेटमेंट हम लोग इस टाइप के उसमें लेते हैं स्ट्रक्चर्स में कि जिसमें कुछ ना कुछ आइट्रेशन चल रही होती हैं, हमें पर्टिकुलर किसी भी आइट्रेशन पे चेक लगाना हो कि अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो फिर हमारा कोड जो है वो यहाँ से वहाँ हो जाए या ब्रेक हो जाए, कंटिन्यू हो जाए। अब देखिए क्लास, एक मिसाल मैं इस तरीके से देता हूँ। अभी सबसे पहले इसका आउटपुट देखते हैं। हमारे पास आउटपुट क्या है? आउटपुट जनाब ये है कि मेरे पास लूप स्टार्ट हुआ 1 से और लेस देन 11 गया, तो 11 काउंट नहीं होता, लेस देन 11 से मुराद 10। तो ये सीधा सीधा इसने ये तमाम लूप की नंबर ऑफ आइट्रेशन की वैल्यू जो है वो जनरेट करवा दी, राइट। लेकिन क्लास अब मैं यहाँ पर ये कंडीशन देता हूँ कि अब फॉर सपोज मैं इधर एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर a, ठीक है, और उसमें इंटीजर डॉट पार्स करने के बाद मैं कहता हूं कि भाई यहां पर यूजर से इनपुट ले लो। अब मुझे बताओ आपके हिसाब से इस पूरे कोड में क्या होना चाहिए?
स्टूडेंट्स सर 10 टाइम्स वो ए को इनपुट लेगा। 10 दफा ए को इनपुट लेगा और सीधा सीधा अगर मैंने यहाँ पर ये वाला काम कर दिया तो क्या होगा, जो इनपुट लेगा जब मैं इंटर करके पहले वो प्रिंट करवाएगा फिर अगली आइटरेशन मुझसे मांगेगा। तो यहाँ पे मेरे पास इसका आउटपुट कुछ ऐसा होगा कि भाई ये आ गया पहला नंबर, उसने प्रिंट करवा दिया, ये आ गया लूप की दूसरी आइटरेशन प्रिंट करवा दी, आ गई तीसरी आइटरेशन प्रिंट करवा दी, चौथी आइटरेशन प्रिंट करवा दी, पांचवी आइटरेशन, इसी तरीके से कितने नंबर ऑफ आइटरेशन चलेगा। अब जनाब मुझे यहाँ पर कंडीशन ये देनी है कि अगर यूजर ने गलती से भी 3 प्रेस कर दिया तो मेरे पास एक स्टेटमेंट प्रिंट आ जाए बॉम्ब ब्लास्ट। सही है, गलती से भी, अगर गलती से भी। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि भाई यूजर से इनपुट लेने के बाद जनाब मैं इफ की कंडीशन दूंगा। आप समझिएगा आप लोग कि भाई पूरे लूप के अंदर अब वो आइटरेशन कभी भी आ सकती है, या हो सकता है आए या हो सकता है ना आए। अगर आ गई वो कंडीशन कि भाई अगर गलती से भी यूजर ने 3 प्रेस कर दिया तो वो यकीनन 3 को यूजर से इनपुट ले लेगा। और अगर ए की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे क्या कंडीशन दूंगा कि भाई अगर ए की वैल्यू हो गई 3 गलती से भी, तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या हो जाए कि भाई पूरा ब्लॉक ब्रेक हो जाए, और ब्रेक होने के बाद सीधा सीधा यहाँ पर प्रिंट हो जाए बॉम्ब ब्लास्ट। एक छोटी सी कंडीशन थी सिर्फ ये समझने के लिए कि भाई व्हाई वी यूज ब्रेक, क्यों लगाते हैं ब्रेक। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब ये बिल्कुल सीधा सीधा मेरा लूप चलता रहेगा तब तक जब तक कि मैं 3 प्रेस नहीं करूंगा, और नंबर ऑफ आइटरेशन मेरे पास लिमिटेड है 10। अब 10 आइटरेशन के दरमियान कहीं भी अगर मैंने गलती से 3 प्रिंट कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, बॉम्ब ब्लास्ट। वरना किसी भी नंबर पे मेरे पास नहीं आ रहा। लेकिन अगर नंबर आ गया यहाँ पर इस वेरिएबल में 3, लूप की किसी भी आइटरेशन पे इसने 3 को यूजर से इनपुट ले लिया, तो सीधा सीधा ये क्या करेगा, इस लूप को ब्रेक कर देगा। सही है। अब ये ब्रेक जो है वो इफ का ब्लॉक नहीं हो रहा है, ये बेसिकली लूप का ब्लॉक हो रहा है, लूप ब्रेक हो रहा है, पूरा आइटरेशन चल रही थी उसने वहीं रोक दिया। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और एग्जांपल दिखाता हूं कि भाई कंटिन्यू का कीवर्ड क्या काम करता है। जनाब मैं यहाँ पर बात करता हूं कि भाई मेरे पास इस टाइम जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा कि भाई नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रिंट हो रहा है, और 1 2 3 4। मैं चाह रहा हूं मेरे पास इस पूरी सीरीज में 4 प्रिंट ना हो, बाकी सब प्रिंट हो जाए, आइटरेशन वही मेरे पास चले 10 की 10, लेकिन 4 प्रिंट ना हो, लूप मेरा 10 की 10 दफा चले। तो जनाब इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। अब यहाँ पे जो हमें कीवर्ड मिलता है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे चेक लगाऊंगा कि भाई अगर आई की वैल्यू बराबर होती है 4, तो इट्स मीन कि लूप की कौन सी नंबर की आइटरेशन पे ऑब्जेक्शन आएगा, 4 नंबर पे। जब आई की वैल्यू, मैंने यहाँ पे वेरिएबल कोई और सा नहीं लिया, आई का लिया है, और आई के अंदर इस लूप की नंबर ऑफ आइटरेशन की वैल्यू आएगी। मैं यहाँ पर एक कीवर्ड लिखता हूं कंटिन्यू का, ठीक है जनाब, और मैं सीधा सीधा यहाँ पर प्रिंट करवाता हूं आई। तो यहाँ पर इसका आउटपुट पहले चेक कर लेते हैं कि भाई आउटपुट क्या हुआ है। तो जनाब इस पूरी सीरीज में आप लोगों को कहीं ना कहीं 4 नजर आ रहा है। अब 4 हो गया इग्नोर। अब अगर आप यहां पर चाह रहे हैं कि भाई अगर 4 हो और 7 भी हो, तो अब मुझे बताइए कि और का ऑपरेटर लगेगा, एंड का ऑपरेटर लगेगा। और एंड का सर।
एंड का एंड का लगेगा सर। सही है, तो मैं यहाँ पे एंड लगाऊंगा और यहाँ पे दूसरी कंडीशन दे दूंगा i इज इक्वल टू 7। तो अब इससे मुझे क्या मिलेगा, अब आउटपुट मुझे कुछ ऐसा मिलेगा कि यहाँ पर, तो ये तो हो रहा है, एंड क्यों कहा तुम लोगों ने? सर और होगा ना, क्योंकि या तो 4 होगा या तो 7। सही है, देखो जनाब, एट अ टाइम हर आइट्रेशन, कभी भी इस पूरे लूप में ऐसा नहीं हो सकता कि आइट्रेशन नंबर 4 भी एक साथ चल जाए, 7 भी एक साथ चल जाए। यहाँ तो ये कंडीशन आपने बना दी, ऐसा तो नहीं कहा कि भाई अगर आइट्रेशन नंबर 4 अगर आए तब इग्नोर हो जाए और 7 आए तब इग्नोर हो जाए। तो यानी मुझे इस पूरी सीरीज में 7 और 4 को इग्नोर करना है, तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे और लगाऊंगा कि अब आइट्रेशन नंबर 4 भी इग्नोर हो जाएगी, और जब उसके बाद 5 आएगी, फिर 6 आएगी, और फिर उसके बाद अगर 7 आई तो वो 7 भी इग्नोर हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पर देखिए लूप जो है वो मेरा 10 दफा ही चला है, लेकिन चौथी आइट्रेशन में इसने प्रिंट नहीं करवाया, इसने इग्नोर कर दिया, और 7वीं आइट्रेशन में इसने प्रिंट नहीं करवाया, इग्नोर कर दिया। ये चीज समझ में आ रही है? इसको एक दफा रन टू कर्सर करके देख लो। मैं यहाँ पर आइट्रेशन ले लेता हूँ 5 लिमिटेड ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे किसी एक कंडीशन पे चेक लगा देता हूँ, मैं आइट्रेशन नंबर 2 पे चेक लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको रन टू कर्सर करता हूँ। 4 मिनट रह गया हमारी मीटिंग को, फिर नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करते हैं। जनाब अब मैं यहाँ पर करता हूँ स्टेप ओवर। आई की वैल्यू इनिशियलाइज हुई 1 से, और कहाँ तक गई? लेस देन 5। ओके, अब पहली कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये चेक करेगा, अब इस टाइम आई की वैल्यू क्या है? 1। अब ये चेक करेगा कि आई की वैल्यू यहाँ तो 1 तो नहीं है, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। नहीं, 4 भी नहीं है, ना ही ट्रू है, ये दोनों कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। तो इसने क्या किया, सीधा सीधा आई को उठाया, प्रिंट करवा दिया। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 1 से हो गई 2। तो अब यहाँ पर पहले तो ये वाली कंडीशन चेक होगी कि भाई 2 जो है वो इस लेस देन 5 होना चाहिए। हाँ भाई हैगा, लूप में आ गया। लूप में आने के बाद उसके बाद यहाँ पर ये क्या चेक कर रहा है कि भाई अब ये चेक कर रहा है आई की वैल्यू यहाँ पर 2 तो नहीं है, आई की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो ये 4 के इक्वल तो नहीं है। नहीं भाई, ये वाली कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। बट ये वाली कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। अब क्योंकि दरमियान में और ऑपरेटर लगा हुआ है, तो इसका मतलब कोई एक कंडीशन भी इनमें से कोई ट्रू हो जाएगी तो ये वाला ब्लॉक रन हो जाएगा। कंटिन्यू के बाद होगा क्या? अब ये कंडीशन ट्रू हो गई, इफ का ब्लॉक में आ गया, और इफ के ब्लॉक में आने के बाद कंटिन्यू ने क्या कर दिया कि बाकी पूरे ब्लॉक को, जबकि लूप की पूरी आइटरेशन यहाँ पे थी, लेकिन कंटिन्यू उसी पॉइंट से लूप को दोबारा से स्टार्ट कर देता है, वहीं से कंटिन्यू कर देता है, नेक्स्ट आइटरेशन पे ले जाता है, ब्रेक नहीं करता। ब्रेक में तब लगाऊंगा कि अगर मुझे स्टॉप करना हो, पूरी आइटरेशन को स्टॉप करना हो, लेकिन कंटिन्यू स्टॉप नहीं करता, वो नेक्स्ट आइटरेशन पे ले जाता है। तो यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट किया, अब आई की वैल्यू हो गई 3। 3 जो है इज लेस देन 5, ठीक है भाई, कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है? 3 है भाई, 4 के इक्वल नहीं है, फॉल्स। 2 के इक्वल नहीं है, फॉल्स। सीधा सीधा आया, इसने इसको प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे मेरे पास तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू प्रिंट हो गई अभी तक के? 1 और 3। जबकि मैंने 2 पे चेक लगाया था कि अगर आइटरेशन नंबर 2 होगी तो वो उसको प्रिंट ना करवाए, वही एक काम कर रहे। अब आप लोगों को असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है इवन और ऑड का, दिया हुआ है ना इवन ऑड का। उसमें क्या करना है? यूजर से इनपुट लेने कि हाउ मेनी नंबर यू वांट, और उनमें से सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करवा दो या ऑड नंबर प्रिंट करवा दो, कुछ ऐसा ही प्रोग्राम है। तो अब इवन ऑड की क्या कंडीशन है भाई? अगर कोई भी नंबर यूजर से इनपुट लिया गया है और आइडेंटिफाई करने के लिए आइदर दैट नंबर इज इवन और नॉट, 2 से डिवाइड करेंगे और अगर रिमाइंडर 0 है तो इवन है। जरूरी है 2 से डिवाइड करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि जनाब 2 इज द मिनिमम ऑड नंबर।
वो इवन नंबर, और कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड किया जाएगा तो वो क्या आएगा जनाब, उसका रिमाइंडर अगर 0 आया, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वो इवन नंबर है। ऐसा ही है ना, ऐसा है या नहीं? कोई Yes, भी sir. नंबर अगर 2 से डिवाइड हो और अगर उसका रिमाइंडर 0 आए, तो रिमाइंडर को भी बताया हुआ है आप लोगों को कि जनाब कौन सा ऑपरेटर है जो रिमाइंडर को कैच करता है, वो जनाब परसेंटेज का ऑपरेटर है, परसेंटेज का। राइट। यूज ऑपरेटर। तो जनाब अब यहाँ पर अब एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है कि व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं कि वो नंबर कि जो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जो कि नेगेटिव नंबर नहीं हो, प्राइम नंबर नेगेटिव नंबर नहीं होते। और दूसरी बात, प्राइम नंबर ना तो कोई फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट होता है, प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। और प्राइम नंबर इटसेल्फ क्या होता है कि जो या तो परफेक्ट डिविजिबल हो अपने आप से या 1 से, इसके अलावा और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकता, राइट। शर्तें सुन लो भाई प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर की शर्त क्या है कि भाई पहले तो वो नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, और दूसरी बात यह है कि ना तो वो कोई फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट हो सकता है। प्राइम नंबर इज ऑलवेज नेचुरल नंबर,